Hi everyone, this is C. Shubhi Agarwal. Welcome to part 4 of share-based payment Ind AS 102, and today I'll be talking about the types of conditions. So, types of condition. Now, as we all know, share-based payment transaction depends upon the conditions. They are basically two types of conditions: vesting conditions, non-vesting conditions. Under vesting conditions, again we have two types of condition, that is service condition and performance condition. Under performance condition, we have two types of condition, that is market related conditions and non-market related conditions. Now, what are these conditions? We will talk about this in detail. Before starting uh, about these conditions in detail, what is the significance of classification of these conditions? Number one significance is the timing of when the expense is recognized. कब एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना, उसकी टाइमिंग क्या होगी, वो डिपेंड करेगा किस टाइप की कंडीशन मीट हो रही है. दूसरा, मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंसेस. हमको एक्सपेंस कैसे मेजर करना है, किस बेसिस पे मेजर करना है, वो हम टाइप ऑफ कंडीशन से डिटरमाइन करेंगे. और तीसरा, रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस. क्या जो हमने पहले रिकॉग्नाइज कर लिया है एक्सपेंस, क्या हम उसको रिवर्स करेंगे, वो भी डिपेंड करेगा किस टाइप की कंडीशन है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आता है हमारा वेस्टिंग कंडीशन के अंडर सर्विस कंडीशन. As the name suggests, it is service condition. Share-based payment depend on minimum term to be served. In this, the share-based payment will depend upon the minimum term to be served. For example, if an employee remains in service for 3 years from the grant date of the award, the employee can exercise the option at any time between 3 and 10 years from the grant date of award. Value of the award at the grant date is 6 lakh. तो इसमें सर्विस कंडीशन क्या हुई कि वो रहेगा सर्विस में 3 साल के लिए. ये हमारी सर्विस कंडीशन हो गई. रिमेन्स इन सर्विस फॉर 3 ईयर्स. इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? एंटिटी रिकॉग्नाइजेस 2 लाख पर ईयर एज एक्सपेंस फॉर 3 ईयर्स. 3 साल तक 2 लाख पर आना उसने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दिया एंटिटी ने, और कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इक्विटी रिकॉग्नाइज कर दी. अब रिवर्सल कैसे होगा? इफ़ एम्प्लॉय लीव्स बिफोर 3 साल, अगर उसने 3 साल से पहले अपनी जॉब छोड़ दी तो ये सर्विस कंडीशन मेट नहीं हुई. एंटिटी रिवर्सेस द क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड. जो भी उसने रिकॉग्नाइज किए थे क्यूमुलेटिव एक्सपेंस प्रीवियसली, वो सब रिवर्स हो जाएंगे. लेकिन 3 साल पूरे हो गए हैं, सारे शेयर्स वेस्ट हो गए हैं, लेकिन अभी एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज नहीं किए अपने शेयर्स. इफ़ इट इज़ नॉट एक्सरसाइज बट वेस्टेड कैन नॉट रिवर्स. हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं अगर वो वेस्ट हो चुकी है तो. Hence, if expenses vested and recognized cannot be reversed subsequently. Okay. अगला आते हैं हम परफॉर्मेंस कंडीशन पे. ये तो हमारी हो गई सर्विस कंडीशन. अब हमारी आती है परफॉर्मेंस कंडीशन. परफॉर्मेंस एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ रिलेटेड टू परफॉर्मेंस कंडीशनल अपॉन अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. ये कंडीशन कंडीशनल है अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस पे, एंड रिमेन्स इन एंटिटी एम्प्लॉयमेंट until performance condition is satisfied. अगर कोई एम्प्लॉय रिमेन करता है एंटिटी एम्प्लॉयमेंट में until the performance condition is satisfied, तो ये हमारी परफॉर्मेंस कंडीशन हो गई. इसमें लेंथ ऑफ वेस्टिंग पीरियड कितना क्या है, विच विल डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, व्हेन परफॉर्मेंस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. अब परफॉर्मेंस कंडीशन हमारी दो टाइप की होती हैं, मार्केट रिलेटेड परफॉर्मेंस कंडीशन एंड नॉन मार्केट रिलेटेड परफॉर्मेंस कंडीशन. मार्केट रिलेटेड परफॉर्मेंस कंडीशन क्या होगी? जो मार्केट से रिलेटेड होती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वन ऑफ द कंडीशन इज टू अचीव टारगेट प्राइस वैल्यू ऑफ द शेयर बाय एन एंटिटी. कोई कंडीशन है कि शेयर प्राइस इतना हो गया तो ये परफॉर्मेंस कंडीशन मेट होगी, इतना हो गया तो मेट होगी. तो ये हो गई हमारी मार्केट से रिलेटेड. नॉन मार्केट रिलेटेड क्या हो गई? नॉट मार्केट ड्रिवन, जो मार्केट ड्रिवन नहीं है, लिंक्ड विद सम इंटरनल परफॉर्मेंस ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ ऑफ एंटिटी. फॉर एग्जाम्पल, एबिटडा टारगेट. इसका इम्पैक्ट हम बाद में देखेंगे. अभी आते हैं नॉन वेस्टिंग कंडीशन पे. एज अ नेम सजेस्ट, इट इज़ नॉन वेस्टिंग कंडीशन. इसमें नो इम्पैक्ट ऑन द एलिजिबिलिटी टू हैव शेयर बेस्ड पेमेंट. इस पर एलिजिबिलिटी की उसको शेयर बेस्ड पेमेंट मिलेगी कि नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है नॉन वेस्टिंग कंडीशन का इस पर.
कंडीशन अदर देन वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग कंडीशन के अलावा जितनी कंडीशंस आती हैं वो नॉन वेस्टिंग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्लैरिटी आ जाएगी कि नॉन वेस्टिंग कंडीशन होती क्या है. An entity issues stock option to employees wherein they are required to serve minimum period of 2 years, and at the end of the 2 years there will be waiting time for next 1 year within which the entity should achieve revenue of 100 million. तो 2 साल तक उसको रहना है और 2 साल के बाद 1 साल का वेटिंग पीरियड होगा जिसमें एंटिटी को 100 मिलियन का रेवेन्यू अचीव करना है. लेकिन हाउएवर इफ एन एम्प्लॉय लीव्स द एंटिटी आफ्टर द एंड ऑफ 2 years, then employee will not lose its entitlement to get SBP. revenue condition is non-vesting condition. लेकिन एम्प्लॉय अगर 2 साल के बाद ही अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ देता है तो उसका एंटाइटलमेंट फॉर द शेयर बेस पेमेंट विल नॉट बी हैम्पर्ड. 1 साल की रेवेन्यू कंडीशन है लेकिन उससे इतना मतलब नहीं है. अगर वो नहीं भी उसने पहले ही जॉब छोड़ दी, 1 साल पहले वेट नहीं किया, तब भी वो शेयर बेस पेमेंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी एलिजिबिलिटी पे इफेक्ट नहीं आएगा. इसलिए दिस इज़ अ नॉन वेस्टिंग कंडीशन. अब आगे देखते हैं इम्पैक्ट क्या होगा इन कंडीशन का. अब सर्विस कंडीशन है. अब देखो 2 टाइप के इम्पैक्ट होते हैं. वो इम्पैक्ट जो है कंडीशन का, या तो हम उसको फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बेस पेमेंट में इंक्लूड करेंगे. जो भी फेयर वैल्यू हम मेजर करते हैं उसमें इंक्लूड करेंगे उसका इम्पैक्ट, कि उसकी फेयर वैल्यू उस कंडीशन के हिसाब से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. दूसरी होती है टू इंक्लूड एक्सपेक्टेड इक्विटी शेयर विदिन विच मीट कंडीशन. तो हम इसको दूसरे में क्या करते हैं इम्पैक्ट को, कि हम इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने एक्सपेक्ट हम करेंगे इक्विटी शेयर, उसमें हम इंक्लूड करते हैं. तो 2 टाइप से होता है, एक हमारा होता है वैल्यू में और एक होता है नंबर्स में. तो फेयर वैल्यू इज़ फेयर वैल्यू इनिशियल रिकॉग्निशन विच विल इंक्लूड इफेक्ट ऑफ दीज कंडीशन. अब सर्विस कंडीशन है, इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा. टू इंक्लूड इन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बेस पेमेंट, नहीं, इसमें इफेक्ट नहीं आएगा. टू इंक्लूड एक्सपेक्टेड इक्विटी शेयर विद विच मीट कंडीशन, इसमें आएगा इसका इफेक्ट. परफॉर्मेंस कंडीशन मार्केट रिलेटेड है अगर, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा. टू इंक्लूड इन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बेस पेमेंट, हाँ आएगा. और टू इंक्लूड इन द एक्सपेक्टेड इक्विटी शेयर, इसमें इसका इफेक्ट नहीं आएगा. परफॉर्मेंस कंडीशन अगर नॉन मार्केट रिलेटेड है तो टू इंक्लूड इन फेयर वैल्यू ऑफ SBP, इसमें इसका इफेक्ट नहीं आएगा. और टू इंक्लूड इन एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर विच मीट कंडीशन, इसमें इसका इफेक्ट आएगा. अगर नॉन वेस्टिंग कंडीशन है तो टू इंक्लूड इन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बेस पेमेंट, इसमें इसका इफेक्ट आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड इक्विटी में इसका इफेक्ट नहीं आएगा. तो ये हो गया हमारा इम्पैक्ट. इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट, नो सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट, उसका कोई रीमेजरमेंट नहीं होता इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट का. लेकिन अगर कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट है तो इसका सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट हमें करना होता है. अब देखते हैं, कोई अवार्ड है, इसमें मल्टीपल कंडीशंस हैं, कोई कंडीशन मीट हुई, कोई कंडीशन नहीं मीट हुई. तो क्या कुछ कंडीशंस के मीट होने पर या कुछ कंडीशंस के ना मीट होने पर इंड AS 102 अप्लाई होगा. इसमें कई सिनारियोज हमने लिए. सिनारियो 1, सर्विस कंडीशन मेट, येस. मार्केट कंडीशन मेट, येस. नॉन मार्केट कंडीशन मेट, परफॉर्मेंस कंडीशन मेट, येस. तो हमारा 102 अप्लाई होगा, येस. सर्विस कंडीशन मीट हो गई है, मार्केट कंडीशन मीट नहीं हुई है, नॉन मार्केट कंडीशन मीट हो गई है, तो भी इसमें 102 अप्लाई होगा. सर्विस कंडीशन मीट हो गई है, मार्केट कंडीशन मीट हो गई है, नॉन मार्केट कंडीशन परफॉर्मेंस कंडीशन जो है वो मीट नहीं हुई है, तो 102 अप्लाई नहीं होगा. सर्विस कंडीशन मीट हो गई है, मार्केट कंडीशन मीट नहीं हुई है और नॉन मार्केट कंडीशन भी मीट नहीं हुई है, तो हमारा 102 अप्लाई नहीं होगा. और बाकी के केस में सर्विस कंडीशन ही मीट नहीं हुई है, यहाँ पे येस हो रहा है, नो हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारा इंड AS 102 इज़ नॉट एप्लीकेबल. तो ये हमारे वेरियस सिनारियोज थे जिसमें कंडीशंस इम्पैक्ट करती हैं कि हमारा अवार्ड में 102 अप्लाई होगा या नहीं होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंडीशंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.